वेलकम टू ग्रेडरेक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। इसके पहले क्लास में हमने आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताया था कि अम्लों का मुख्यतः 3 क्लासिफिकेशन हमने उस टाइम पे बताया था कि अम्ल को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि अम्ल की प्रबलता के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, अम्ल की सांद्रता के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और तो और अम्ल के उत्पत्ति के आधार पर भी उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर क्या, ऐसे जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, ऐसे अम्ल आपके कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, और जो जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो आपके अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने प्रबलता के आधार पर बताया था कि आपका प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल में हमने बताया था कि जिसमें H+, अब आप जरा सा यहाँ पे पॉइंट देखिए कि हमने आपको जो बताए थे वो सिलसिलेवार तरीके हम उसको फिर से रिपीट करते हैं और फिर अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था क्या, अम्लों का वर्गीकरण। ठीक, इस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि मुख्यतः हम 3 वर्गीकरण पढ़ चुके थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में हमने बताया था कि कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, ठीक। दूसरा बताया था प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, ठीक है, ये बात हुई थी ना। और तीसरी बात ये थी क्या, प्रबलता के आधार के पर, उसके बाद सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अब आप समझिए बात को कि जब हमने कहा कि कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, तो आपने कहा कि कार्बन की उपस्थिति के आधार पर सर 2 प्रकार का होता है। तो हमने पूछा कौन कौन सा, तो इसमें आपने बताया कि पहला एक तो हो गया अकार्बनिक और दूसरा एक हो गया कार्बनिक। यही बात हुई थी, एक था कार्बनिक और दूसरा था अकार्बनिक। जब हमने कहा कि प्रबलता के आधार पर क्लासिफिकेशन, तो आपने बताया कि प्रबलता के आधार पर भी 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। क्या, पहला आपका प्रबल अम्ल और दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल, ठीक। और जब हम तीसरी बात की सांद्रता के आधार पर, तो इसमें आपने बताया कि सर एक होता है तनु अम्ल और एक होता है सांद्र अम्ल। अब ये क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, तो पहला तो आप जानते हैं कि कार्बन के प्रेजेंस के बेसिस पे है, यानी अगर कार्बन आपका प्रेजेंट है तो वो आपका कार्बनिक अम्ल है, और कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका अकार्बनिक अम्ल है। अब दूसरी बात प्रबलता के आधार पर क्या है, तो प्रबलता के आधार पर प्रबल और दुर्बल हमने बताया, और प्रबल और दुर्बल का मानक क्या है, तो प्रबल और दुर्बल का मानक है बेटा H+ आयन। इसको हम जो प्रोटॉन कहते हैं, इसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि जो अम्ल है वो प्रबल होगा या दुर्बल होगा। अगर H+ की मात्रा ज्यादा है तो वो प्रबल अम्ल होगा, और अगर H+ की मात्रा कम है तो वो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक बात है। चलो, सांद्रता के आधार पर आपने बताया कि अगर की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा अधिक है तो वो आपका सांद्र अम्ल होगा, और अगर पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है तो वो होगा आपका तनु अम्ल। तो ये 3 क्लासिफिकेशन जो मुख्य थे आप पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की, और अगला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, नंबर 4 और 5 देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। ज्यादातर केसेस में जब कार्बन की बात आती है तो उसके तुरंत बाद ही ऑक्सीजन की बात आ जाती है। तो कार्बन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब अगला जो है नंबर 4, वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति
अथवा अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक, ऑक्सीजन के उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक। अगला जो है वो ये कहता है कि अगर दिए गए अम्ल में, जो भी अम्ल है आपके पास, उसमें अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो एक अलग तरह का अम्ल होगा, और अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वो एक दूसरी तरीके का अम्ल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आधार पर हमने अम्लों का वर्गीकरण कर दिया। पॉइंट समझिएगा। पॉइंट ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है तो वो अम्ल की प्रकृति को बदल देगा, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो अम्ल की प्रकृति को दूसरी तरफ ले जाएगा। तो इसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है? पहला है एनॉक्सिक एसिड, और दूसरा है ऑक्सीजनेटेड एसिड। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो पहला आपका है, लिखा हुआ है कि एनॉक्सिक एसिड। वो एनॉक्सिक एसिड ये कहता है कि यदि क्या ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, यानी कोई पूछे कि इंग्लिश में अगर कि एनॉक्सिक एसिड क्या है, तो एनॉक्सिक एसिड वही है कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, दैट मीन्स वो क्या है? एनॉक्सिक एसिड है। एनॉक्सिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड, ऐसा अम्ल जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होते हैं। अब बात को समझिएगा। तो ऐसा कौन सा अम्ल है? तो ऐसा अम्ल है आपका, एक हो गया आपका HCl, एक हो गया H2S। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। H2S भी एक तरीके का अम्ल है, H2S में भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि और एनॉक्सिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, ऑक्सीजनेटेड एसिड। ऑक्सीजनेटेड एसिड का मतलब है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब ही हुआ ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ही हो गया ऑक्सीजन उपस्थित है। बात समझिए, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है एसिड में तो वो कैसा एसिड होगा बेटा? तो वो होगा ऑक्सीजनेटेड एसिड। और ऑक्सीजनेटेड एसिड का अगर कोई उदाहरण पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, स्ट्रक्टा। कहने का मतलब हम यहां बहुत उदाहरण पे नहीं जाते हैं, हम पहले यहां पे एक एक टर्म्स पे जाते हैं। जो शब्द हैं उनको समझिए। शब्द क्या है कि ऑक्सीजनेटेड एटम का मतलब, ऑक्सीजनेटेड एसिड का मतलब ही यही हुआ कि ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे अगला क्लासिफिकेशन। ये तो हुआ बात ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अब अगला क्लासिफिकेशन जो है नंबर 5, वो देखिए जरा कौन सा है। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है, क्लासिफिकेशन नंबर कौन सा है बेटा? तो क्लासिफिकेशन नंबर 5, क्षारकता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं बेटा। हम हमेशा याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीजन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीजन का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें
कई सारे टर्मिनोलॉजीज आती हैं और हमारा काम है आपको हर टर्मिनोलॉजीज के बारे में बेहतर तरीके से समझाना। ठीक है, तो क्षारकता के आधार पर जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें बनता है मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, तीसरा है ट्राइबेसिक एसिड। ठीक, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। आप कहेंगे सर बड़ा अंग्रेजी में लिख दिए हैं, कैसे समझे? तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षारकता मतलब आप समझ रहे होंगे कि अम्ल के बाद क्षार आता है। ऐसे अम्ल जिनमें क्षारकता का कुछ गुण उपस्थित होता है, उनके आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन इसको करते हैं तो ये होता है। बेसिक का मतलब हुआ, मोनो का मतलब हुआ, बेटा यहां समझिए कि ये हमेशा याद रखिए, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब हुआ 2, ट्राई का मतलब हुआ 3, मोनो डाई ट्राई टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6। ये आपके क्या हैं? ये आपके नोमेनक्लेचर में यूज होने वाले नंबर्स को हम ऐसे करते हैं। सेप्ट का मतलब हुआ 7, ठीक है। ऑक्ट का मतलब हुआ 8, नोन का मतलब हुआ 9 और डेका का मतलब हुआ 10। डेका मतलब 10, ठीक है। तो ये आपके क्या है? नंबरिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 आप 10 तक पढ़ते हो ना। ऐसे ही मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोन डेका, ये आपके केमिस्ट्री में यूज होने वाले नंबर की जगह पर हम इनका यूज करते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड में जो आपका एग्जांपल आएगा वो आएगा HPO3, ठीक है। और डाई का मतलब अभी आपने बताया कि डाई मतलब 2, तो 2 कौन होगा? अब यहां पे आपको समझना होगा कि अगर हाइड्रोजन H+, अब जरा हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें। HPO3 आपका हो गया मोनो और H2SO4 हो गया आपका डाई और H3PO4 हो गया आपका ट्राई। बेटा आपको कुछ कॉमन सा दिख रहा है? देखिए यहां हाइड्रोजन सिंगल है, यहां हाइड्रोजन डबल हुआ और यहां हाइड्रोजन 3 हो गया। कहने का मतलब, बात को समझिए, हाइड्रोजन के एटम की उपस्थिति के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको हमने कहा कि क्षारकता के आधार पर वर्गीकरण। बात समझिए कि अगर हाइड्रोजन सिंगल है, एक हाइड्रोजन है, तो वो क्या होगा? 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक। क्लियर हुई? ये हाइड्रोजन के एटम की उपस्थिति के आधार पर है, ठीक है ना। अगला क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है वाष्पशीलता के आधार पर। कौन सा नंबर हो गया? आई गेस 6वां नंबर है। वाष्पशीलता के आधार पर, वाष्पशीलता के आधार पर, बात को समझिए। वाष्पशीलता का मतलब हुआ क्या? वाष्पशीलता का मतलब हुआ कि आपका वो वेपराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे अम्ल जो वाष्पशील हो जाते हैं, वाष्पशीलता का मतलब कि वाष्प में बदलना। वाष्प में अगर बदल जाते हैं तो क्या होंगे? वो वाष्पशील अम्ल होंगे, और वाष्प में नहीं बदलेंगे तो वो अवाष्पशील होंगे। तो वाष्पशील अगर हो रहे हैं, जैसे H2S और HCl आपका क्या है? वाष्पशील अम्ल है। वाष्पशील का मतलब क्या हुआ बेटा? वाष्पशील का मतलब ये हुआ कि इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये गैस रूप, वाष्प के रूप में बदल जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं, वाष्प बना लेते हैं,
ठीक है। तो वाष्पशीलता के आधार पर ऐसे अम्ल जो वाष्प बनाते हैं वो वाष्पशील अम्ल कहलाते हैं, जो वाष्प नहीं बनाते हैं वो अवाष्पशील अम्ल कहलाते हैं। H2S और HCl आपके वाष्पशील उदाहरण हैं। ठीक है, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है हम वो देखते हैं, और लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका कि जल में विलेयता के आधार पर। क्या बेटा? जल में विलेयता के आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर अगर जल में घुलनशील है तो इसमें क्या होगा? दो चीज होगी विलेयता में। क्या होगी? एक होगा विलेय, सही बात है ना बेटा, और दूसरा क्या होगा? अविलेय। विलेय क्या होगा? जो पानी में घुल जा रहा है वो क्या है? विलेय है। जो पानी में नहीं घुल रहा है वो क्या है? वो अविलेय है। बात समझिए, ऐसे अम्ल जो पानी में घुल जाते हैं वो विलेय अम्ल कहलाते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं वो अविलेय अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 आपका एक उदाहरण है किसका? विलेय अम्ल का, एक उदाहरण है विलेय अम्ल का। और H3SiO4, H3SiO3 ये उदाहरण है आपका अविलेय अम्ल का। कहने कि ऐसे अम्ल जो जल में घुल जाते हैं वो विलेय अम्ल कहलाते हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं वो अविलेय अम्ल कहलाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि आपके कितने जो है कार्बनिक अम्ल हैं। बस बहुत ही जल्दी हम कार्बनिक अम्ल को समझ लेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्बनिक अम्ल। हमने आपको बताया था कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं। बात को समझिए, हमने आपको बताया था हेडिंग क्या है? कार्बनिक अम्ल। और हमने इसमें आपको क्या बताया था कि कार्बन उपस्थिति, शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए, तुरंत समझ जाएंगे कि कार्बनिक अम्ल का मतलब कार्बन की उपस्थिति। अच्छा, तो कार्बन अगर उपस्थित है तो कौन सा अम्ल है? तो अम्ल है कार्बनिक अम्ल। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे पहला फॉर्मिक अम्ल, लिखते चलिएगा, फॉर्मिक अम्ल। दूसरा फॉर्मिक अम्ल क्या है? उदाहरण है आपका अम्ल का, ऑर्गेनिक एसिड का। ठीक है, पहला हुआ आपका फॉर्मिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, जिसको बेटा आप सिरका कहते हैं, एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जिससे हमें खट्टा लगता है। पांचवा लिखिए एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको आप विटामिन सी कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं बेटा। इसी को हम कहते हैं कि हमारा विटामिन सी है, और विटामिन सी दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है, घाव को भरने में बहुत मदद करता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन सी का क्या यूज है। तो विटामिन सी आपके मसूड़ों को मजबूत रखता है, दांतों को सुरक्षित रखता है, और साथ में जो घाव हो जाते हैं, चोट लगने के बाद घाव भरने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन सी हो गया। फिर इसके बाद मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। आपका यूरिक अम्ल, फिर
मैलिक अम्ल। यूरिक अम्ल सभी जानते हैं बॉडी में होता है, और बॉडी में जो है यूरिक एसिड आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी। तो ये बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है। अगला एक और बात है कि आपका HCl जो होता है, याद रखिएगा, HCl जो होता है वो कहाँ मिलता है बेटा? तो वो आपके मनुष्यों के पेट में मिलता है। कहाँ मिलता है? पेट में उपस्थित होता है। और यही जो है अगर बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई है। तो वो किसके कारण होती है? वो HCl के कारण होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उपस्थित होता है। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था अम्लों के बारे में कि अम्लों को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, और एक छोटा सा नोट्स था कि आप कार्बनिक अम्ल जितने होते हैं उनको जान जाइए, उनके नाम तो एटलीस्ट समझ ही जाइए। तो ये वो पूरे नाम थे। तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही समझते हैं, बाकी अगली क्लास में हम अम्लों के रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।